नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राडोज के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले खबर की शुरुआत करते हैं अमेरिकन इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स से, जो भारत के अंदर अभी उनके फुटप्रिंट को लगातार एक्सपांड करने में लगे हुए हैं और इसी के अंतर्गत मुंबई के वर्ली में एक नया ऑफिस उनके द्वारा ओपन किया गया है। दोस्तों, इनका ये ऑफिस असेंट वर्ली नाम की एक बिल्डिंग में बनकर तैयार हुआ है। स्पेसिफिकली 10th फ्लोर को इन्होंने पूरी तरह से ऑक्युपाई कर रखा है और 9th फ्लोर का भी 50% हिस्सा इनके द्वारा ऑक्युपाई किया गया है। मुंबई में गोल्डमैन सैक्स के एग्जिस्टिंग ऑफिस के कंपैरिजन में ये नया ऑफिस उससे ऑलमोस्ट 50% ज़्यादा बड़ा है और इसके चलते डेफिनेटली नई जॉब्स यहाँ पर जनरेट हो पाएंगी। अगली दोस्तों अपडेट राजस्थान से है, जहाँ पर दोस्तों हिंदुस्तान जिंक के द्वारा एक नया टेलिंग रिप्रोसेसिंग प्लांट सेटअप किया जाएगा और इसके लिए उन्होंने 3,823 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट प्लान अनवेल कर दिया है। दोस्तों, मिनरल एक्सट्रैक्शन के दौरान जो रेजिड्यू बचता है उसी को टेलिंग्स कहा जाता है और बताया जाता है कि इसमें वैल्यूएबल रेजिडुअल मेटल्स होते हैं जिनको रिप्रोसेसिंग के थ्रू आप बाहर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उसी काम के लिए ही यहाँ पर ये प्लांट सेटअप किया जाएगा। भीलवाड़ा के रामपुरा गुचे में बनकर तैयार होगा, जो ऑलरेडी राजस्थान का वन ऑफ द बिगेस्ट माइनिंग एरिया है। 10 मिलियन टन पर एनम की इसकी कैपेसिटी होगी, जहाँ पर इनिशियली जिंक और सिल्वर एक्सट्रैक्ट किया जाएगा टेलिंग से। ओवरऑल टारगेट ये है कि अगले 28 मंथ्स के अंदर अंदर इस रिप्रोसेसिंग प्लांट को तैयार कर दिया जाए। अगली दोस्तों अपडेट हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से है, जिन्होंने स्टेट के अंदर एक नई इको टूरिज्म पॉलिसी को लॉन्च कर दिया है और इसके थ्रू वो टारगेट कर रहे हैं कि अगले 5 सालों के अंदर अंदर 77 इको टूरिज्म साइट्स को स्टेट के अंदर डेवलप किया जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर इस पॉलिसी के अंतर्गत जो साइट्स डेवलप की जाएंगी वो अलग अलग फॉरेस्ट सर्कल्स में डेवलप की जाएंगी, जिसमें शिमला, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, सोलन, धर्मशाला, रामपुर, नाहन, डलहौजी, इस तरह की बहुत सारी प्लेसेस कवर की जाएंगी। पहले फेज में 7 प्लेसेस को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिसमें पोर्टर हिल और कसोल जैसी प्लेसेस इंक्लूडेड हैं। ट्रैकिंग, जंगल वॉक्स, कैंपिंग, बर्ड वॉचिंग, होम स्टेज और नेचुरल ट्रेल्स यहाँ पर डेवलप की जाएंगी सरकार के द्वारा। हिमाचल प्रदेश सरकार को उम्मीद है कि उनके इस प्रोजेक्ट के थ्रू या फिर इस पॉलिसी के थ्रू अगले 5 सालों के अंदर अंदर 200 करोड़ रुपीस की रेवेन्यू स्टेट को जनरेट होगी। अगली दोस्त अपडेट इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को लेकर है, जो देश के अंदर पहली बार सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल प्रोड्यूस करने जा रहे हैं और ऐसा बताया गया है कि दिसंबर में उनकी पानीपत रिफाइनरी से ये काम स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, इसका थोड़ा सा मैं आपको कॉन्टेक्स्ट दूं तो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल कन्वेंशनल जेट फ्यूल के साथ वही सेम काम करने वाला है जो एथेनॉल, पेट्रोल और डीजल के साथ में करता है। यानी कि इस सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को कन्वेंशनल जेट फ्यूल के साथ ब्लेंड किया जाएगा। ग्लोबली 50% तक ब्लेंडिंग अलाउड है, जबकि भारत में अभी तक इसके ऊपर कुछ भी काम नहीं हुआ है। 1% भी ब्लेंडिंग हमने नहीं करी है। फाइनली अभी यहाँ पर होगी। पानीपत रिफाइनरी में 35,000 टन पर एनम की कैपेसिटी यहाँ पर तैयार की गई है, जो एक बार जब बन जाती है तो 2027 तक हमारी जितनी ब्लेंडिंग रिक्वायरमेंट होगी वो इजीली इसी के थ्रू फुलफिल हो पाएगी, क्योंकि 2027 तक 1%, जबकि 2028 तक 2% ब्लेंडिंग का टारगेट हमारी सरकार के द्वारा सेटअप किया गया है और अल्टीमेटली इसके चलते आपको हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस कम होती हुई दिखाई देगी। अगली दोस्त अपडेट कोलकाता से है, जहाँ पर दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट के द्वारा उनका पहला पीपीपी बेस्ड टर्मिनल तैयार कर दिया है कोलकाता के अंदर और स्पेसिफिकली खिदरपुर डॉक के अंदर इसको बनाया गया है। दोस्तों, खिदरपुर साउथ कोलकाता के अंदर एक नेबरहुड है जिसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट उनके पोर्ट ऑपरेशंस के लिए बड़े स्केल पर यूटिलाइज करने वाली है। अभी यहाँ पर जो टर्मिनल सेटअप किया गया है उसका नाम सेंचुरी पोर्ट्स टर्मिनल रखा गया है। 190 करोड़ रुपये यहाँ पर खर्च किए गए इसको बनाने के लिए। एक मोबाइल हार्बर क्रेन, एक बार्ज लोडर, एडवांस्ड यार्ड इक्विपमेंट और एक टर्मिनल ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर अभी सेटअप किया गया है, जो सिर्फ इनिशियल बेसिस पर सेटअप किए गए हैं। आगे चलकर बहुत सारे और सिस्टम्स यहाँ पर सेटअप किए जाएंगे। अभी इसकी कैपेसिटी 1.65 लाख TEUs और 3.3 लाख टन ऑफ कार्गो को एनुअली हैंडल करने की है, जो आगे चलकर आपको और बढ़ती हुई दिखाई देगी। अगली दोस्तों अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एस्कॉर्ट्स की वोटा को यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा 200 एकड़ ऑफ लैंड अलॉट कर दी गई है सेक्टर 10 के अंदर और अभी यहाँ पर इस कंपनी के द्वारा एक नया ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया जाएगा। दोस्तों, इस कंपनी के द्वारा पिछले साल ये अनाउंसमेंट कर दी गई थी कि वो यूपी के अंदर एक ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सेटअप करेंगे। इनफैक्ट अगस्त 2024 के आसपास इसको लेकर यूपी सरकार के साथ में MOU भी साइन किया गया था, जहाँ पर उनके द्वारा कमिट किया गया था कि 4,000 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट वो करेंगे इस फैसिलिटी को लेकर और अभी उसी प्रपोजल के अंतर्गत यहाँ पर इनको लैंड अलॉट की गई है। 2 फेज में इनकी फैसिलिटी बनकर तैयार होगी, जहाँ पर पहले फेज में 2,000 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट होगी, जिसमें एक ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, एक कंपोनेंट इक्विपमेंट फैसिलिटी, जबकि कुछ अलाइड यूनिट्स बनकर तैयार होंगी। फेज 2 में भी 2,000 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट की जाएगी और उसका बनना मार्केट डिमांड और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। बोथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट के लिए यहाँ पर ट्रैक्टर्स प्रोड्यूस किए जाएंगे। अगली दोस्त अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहाँ पर आंध्र प्रदेश के अनकपल्ली के अंदर अभी एक कॉफी प्रोसेसिंग प्लांट को लेकर काम तेज हो गया है
और इसको लेकर अनकपल्ली के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा लैंड क्लियरेंस दे दी गई है। तो उससे कॉफी प्रोसेसिंग प्लांट अनकपल्ली के सिटीपल्ली विलेज में बनकर तैयार होगा, जिसका प्रपोजल ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा यहाँ पर रखा गया था। 11.85 एकड़ के एरिया में फैला होगा और अभी 3 लैंड पार्सल्स इसके लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, जिसमें 4.2 एकड़ का है, दूसरा 3.6 एकड़ का, जबकि तीसरा 3.9 एकड़ का, और इनको कुल मिलाकर टोटल 11.85 एकड़ ऑफ लैंड यहाँ पर दी जाएगी। ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट को अगले कुछ ही हफ्तों के अंदर अंदर ये लैंड सौंप दी जाएगी, जिसके बाद वो अपना काम कर पाएंगे। अगली दोस्त अपडेट महाराष्ट्र से है, जहां पर एक नया प्लान अनवेल कर दिया गया है महाराष्ट्र के अंदर शिप बिल्डिंग को लेकर, और इसके थ्रू महाराष्ट्र सरकार टारगेट कर रही है कि स्टेट की कोस्टलाइन के अलोंग 6 मरीन शिपयार्ड्स को डेवलप किया जाए। तो दोस्तों इस ओवरऑल पूरे प्रोग्राम के लिए महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड को नोडल एजेंसी चुना गया है, जिन्होंने अभी पहले क्लस्टर को लेकर 3 साइट्स को शॉर्टलिस्ट किया है, जिसमें पालघर में नंदगांव, रायगढ़ में दिघी, जबकि सिंधुदुर्ग में विजयदुर्ग। इन 3 में से ही किसी एक जगह पर पहला क्लस्टर तैयार किया जाएगा। अभी अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर कंसल्टेंट हायर किया जाएगा महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड के द्वारा, जो इनकी टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी स्टडी करेगा। इसके अलावा साइड इवैल्यूएशन, इंजीनियरिंग डिजाइन और एक फाइनेंशियल एनालिसिस भी यहाँ पर किया जाएगा। सब कुछ देखने के बाद जो सबसे ज्यादा सुटेबल साइट होगी वहीं पर इस क्लस्टर को तैयार किया जाएगा। बाकी अभी जो बचे हुए 5 क्लस्टर्स हैं उनके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन सामने नहीं रखी गई है। महाराष्ट्र सरकार को उम्मीद है कि इसके चलते कुल मिलाकर 6600 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट और 40,000 जॉब्स शिप बिल्डिंग के थ्रू जनरेट हो पाएंगी। अगली दोस्त अपडेट उड़ीसा से है, जहां पर हमारी यूनियन कैबिनेट के द्वारा उड़ीसा के अंदर भुवनेश्वर कैपिटल रिंग रोड को अप्रूवल दे दी गई है। और ऐसा बताया गया है कि इसको बनाने के लिए 8,307.74 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। दोस्तों ये रिंग रोड एक 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होगा, जिसकी लेंथ अराउंड 110.87 किलोमीटर की होगी। एक बाईपास की तरह इसको बनाया जाएगा, क्योंकि ये पूरा रिंग रोड नहीं होगा, एक साइड को ये कवर करेगा। NH55, NH57, NH655 और स्टेट हाईवे 65 इन सब को ये कनेक्ट कर पाएगा। 10 से ज़्यादा इकोनॉमिक क्लस्टर्स को भी कनेक्ट करेगा। इसके अलावा भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन, भुवनेश्वर एयरपोर्ट, 2 पोर्ट्स और एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क से भी ये डायरेक्टली कनेक्टेड होगा। एक बार जब तैयार हो जाता है तो भुवनेश्वर की कनेक्टिविटी खोरदा, कटक और डेक्कन जैसी सिटी से बड़े स्केल पर इंप्रूव हो पाएगी। अगली दोस्त अपडेट नागपुर से है, जहाँ पर दोस्तों महाराष्ट्र कैबिनेट के द्वारा नागपुर के लिए एक तीसरा रिंग रोड और न्यू नागपुर सिटी अप्रूव कर दी गई है, और इसके थ्रू वो चाहते हैं कि नागपुर को एक और बड़ी सिटी के रूप में सामने रखा जाए। दोस्तों यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले बात करूँ रिंग रोड के बारे में, तो ये 148 किलोमीटर लंबा रिंग रोड होगा और 36 विलेजेस में से पास होगा। बहुत सारे विलेजेस में यहाँ पर लैंड शॉर्टलिस्ट कर ली गई है, कहाँ पर लैंड एक्वायर की जाएगी। रीजनल कनेक्टिविटी को बड़े स्केल पर इंप्रूव करेगा। बात करूँ न्यू नागपुर के बारे में, तो एक वेल प्लान फ्यूचरिस्टिक सिटी होगी, जो फैली होगी 1780 एकड़ के एरिया में। ज़्यादातर लैंड यहाँ पर हिंगना लोकेलिटी में एक्वायर की जाएगी। नागपुर मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा पूरा प्लान कंसेप्चुलाइज किया गया है, जिनका कहना है कि स्टार्टअप्स, MSMEs, टेक फर्म्स और इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए ये एक हब होगा महाराष्ट्र के अंदर। इनफैक्ट दोस्तों ये भी बताया गया है कि ये एक बिग फ्री सिटी होगी, क्योंकि डिजिटल प्लानिंग के थ्रू एक ही बार में मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार किया जाएगा। जो काम नवी मुंबई मुंबई के लिए करती है, वो सेम काम न्यू नागपुर नागपुर के लिए करेगी, क्योंकि नवी मुंबई की तरह ही इसको भी डेवलप किया जाएगा। 148 किलोमीटर का ये रिंग रोड इसका मेन सेंटर पीस होगा, क्योंकि इसी के अलोंग ये न्यू नागपुर तैयार किया जाएगा। उम्मीद यही करते हैं कि आगे चलकर ये नया नागपुर हमें एक बेहतरीन सिटी बनता हुआ दिखाई देगा। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट भी यूनियन कैबिनेट के डिसीजन को लेकर ही है, जिन्होंने कोटा के लिए भी एक नए एयरपोर्ट को अप्रूवल दे दी है, और अब एक्चुअल में राजस्थान के अंदर एक नए एयरपोर्ट के ऊपर काम स्टार्ट हो पाएगा। तो इस एयरपोर्ट को पिछले 1.5-2 साल से ऐसे लटका रखा है, अप्रूवल दी ही नहीं गई थी, पर फाइनली अब जाकर अप्रूवल मिल गई है। जबकि मैं आपको बता दूं कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा 440 हेक्टेयर ऑफ लैंड ऑलरेडी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंप दी गई थी इसको बनाने के लिए। अभी फिलहाल इसके ऊपर काम स्टार्ट हो पाएगा। 20,000 स्क्वायर मीटर के एरिया में एक टर्मिनल बिल्डिंग यहाँ पर बनेगी, जो एनुअली 2 मिलियन पैसेंजर्स को, जबकि पीक आवर्स में 1000 से ज़्यादा पैसेंजर्स को हैंडल कर पाएगी। 3200 मीटर लंबा रनवे, 7 पार्किंग बेस, 2 टैक्सी बेस, एक ATC, एक फायर स्टेशन और कार पार्किंग फैसिलिटी भी यहाँ पर तैयार की जाएगी। कुल मिलाकर 1507 करोड़ रुपये इसका यहाँ पर खर्च आएगा। कोटा के साथ साथ बूंदी सिटी के लिए भी एक प्राइमरी एयरपोर्ट का काम करेगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।